दोस्तों नमस्कार। आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। जो पहला आर्टिकल है वो कॉन्सेंसस से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया कि अगर आपको गवर्नेंस करना है तो कंसेंसस ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि सबको साथ में लेके चला जाए। खैर ये काफ़ी दिनों के बाद याद आया, लेकिन ठीक है। तो संविधान हमारा ऐसा है ना कि सबको सब कुछ बता देता है। आप गलत हो, आप सही हो, एक समय के बाद सबको अंदाज़ा लग जाता है। तो वही हुआ। 18वीं लोकसभा जैसे ही स्टार्ट हुई तो प्रधानमंत्री जी को जो बीजेपी को सीटें हैं वो घट के 240 चली गई। तो उनको सरकार में बने रहने के लिए यानी 273 का आंकड़ा कंटिन्यूस टच करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको प्री पोल अलायंस जो उनका हुआ था उस अलायंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ अलायंस को लेकर साथ नहीं चलना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाने हैं, कुछ बिल्स लाने हैं, ऐसे बिल जो देश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको जो पार्लियामेंट्री विल है वो तभी आएगा जब सारी पार्टियां उसको वो लेके चलेंगे। और यहीं पे बात आती है कॉन्सेंसस की। तो कॉन्सेंसस जब भी बनाए रखने वाली बात होती है तो तभी होती है जब अलायंस बनता है, यानी कि कोएलिशन पॉलिटिक्स होती है। कोएलिशन पॉलिटिक्स। अभी जो सरकार है एनडीए की वो कैसी है? वो कोएलिशन गवर्नमेंट है। इससे पहले जो दो सरकारें थी वो कैसी सरकार थी? वो एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, है ना। कंप्लीट मेजॉरिटी मिली हुई थी। सिर्फ बीजेपी को 300 प्लस सीटें थी। इसका मतलब कि किसी भी तरह से बीजेपी के सरकार को कोई भी तोड़ नहीं सकता था। लेकिन अभी काफ़ी वल्नरेबल है। अभी कोई कमेंट नहीं दे सकते। दूसरे की आइडियोलॉजी जैसे जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसकी जो पार्टी लाइन है, उसकी जो पार्टी आइडियोलॉजी है उसको भी फॉलो करना बीजेपी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तभी वो अपना सरकार कंटिन्यूस बना के रख सकते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गवर्न करने के लिए आपको कंसेंसस काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें कुछ पैराग्राफ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसे राइटिंग में। जैसे देखो ये पैराग्राफ उन्होंने ये कहा कि पिछले 10 साल में हमने ये कोशिश की कि एक ट्रेडिशन बनाया जाए जहाँ पे हम मेजॉरिटी को नेसेसरी मान के चलें। उसके साथ ये भी समझें कि कॉन्सेंसस ज़रूरी होता है सरकार चलाने के लिए, है ना। खैर वो अलग बात है कि पार्लियामेंट में कितने एमपीज़ को निष्कासित कर दिया गया था, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। खैर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली समझ में आ गया कि कॉन्सेंसस इज़ वेरी नेसेसरी टू गवर्न। अब जो कंसेंसस की ज़रूरत पड़ती है वो कोएलिशन पॉलिटिक्स में चलती है। और कोएलिशन पॉलिटिक्स हमारे GS2 सेक्शन 1 का एक बहुत अहम पार्ट है। और इस बार इससे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे आप देखोगे कि एक रीअकरेंस हुआ है कोएलिशन पॉलिटिक्स का आफ्टर अ लॉन्ग डिकेड, है ना। तो इसके लिए ये क्वेश्चन प्रोबेबल है। इस टॉपिक पे आपको प्रिपरेशन करना भी इसेंशियल है। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अब कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में तुमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा पॉलिटी वाले सेक्शन में। इससे रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था और ये वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। अगर किसी को अपलोड करना है तो अपना आंसर लिख के अपलोड कर दो, बाकी पीयर जो रिव्यू होता है उसमें पीयर रिव्यू हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कोएलिशन पॉलिटिक्स, इसका भारत में इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी इमरजेंस के क्या क्या रीजंस थे, करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और कोएलिशन पॉलिटिक्स के क्या चैलेंजेस हैं, और गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी का में इसका योगदान कैसा रहता है। एक सवाल जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। तो कंप्लीट कोएलिशन पॉलिटिक्स इस क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। इसके अराउंड कुछ भी क्वेश्चन आए, कोएलिशन पॉलिटिक्स से कैसा भी सवाल आए, इस आर्टिकल से, इस मटेरियल से आंसर लिखा जा सकता है। इसमें एग्जांपल्स भी हैं, इसमें फैक्ट्स भी हैं, इसमें डेटा भी है, जो भी है सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स होता क्या है कि ऐसा पॉलिटिक्स या ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती हैं सरकार बनाने के लिए, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, है ना। तो अभी जैसे सेंटर में एनडीए की सरकार बनी, तो एनडीए के अकेले सरकार बना रही है? नहीं, एनडीए के साथ और भी घटक दल हैं। जो एनडीए के साथ दो सरकार है बेसिकली जेडीयू और आंध्रा वाले जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वो। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बीजेपी को आप देखोगे कितना सीट मिला, अराउंड 240 सीट मिला। दैट मीन्स
नो सिंगल पार्टी इज एबल टू सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर। किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाती। मेजॉरिटी मार्क कितना है? 270 या 273 टू बी प्रिसाइज। तो 273 इज़ द मेजॉरिटी मार्क। यहाँ तक अगर कोई पार्टी नहीं पहुँच पाती है ना, तब क्या होता है कि उसको अलायंस करना पड़ता है दूसरी पार्टी से, ताकि मेजॉरिटी बना सकें पार्लियामेंट में और फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकें, ताकि 273 का नंबर पास हो जाए और किसी भी सिचुएशन में एटलीस्ट सिंपल मेजॉरिटी तो सस्टेन हो जाए। अब जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, इसका इवोल्यूशन इंडिया में काफ़ी पहले से हो रहा है। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस का आधिपत्य था पूरा पॉलिटिक्स पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार जो बन रही थी, कंप्लीट सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बन रही थी। एक साथ चुनाव होते थे, एक साथ राष्ट्रीय के चुनाव और स्टेट लेवल चुनाव एक साथ हो रहे थे। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनेट किया था मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हमको देखने को मिलता है स्टेट लेवल में 1957 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक कोलिशन गवर्नमेंट लीड करती हुई पावर में आई, है ना। तो जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, इसका फर्स्ट प्रयोग जो है वो केरला में हुआ था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलायंस पॉलिटिक्स के साथ आती है। फिर हम देखेंगे तो एक दौर चला 1967 से लेकर 1989 तक, एक आध बार बीच में आगे पीछे हुआ, जब कंप्लीट कोलिशन का दौर था। अब इस टाइम पे क्या हुआ था कि कांग्रेस एंड होने लगी थी और छोटी छोटी पार्टियां उभर रही थी। तो छोटी पार्टियां उभर तो रहेंगी, लेकिन वो उनका बेस जो है रीजनल बेसिस था। तो नेशनल लेवल पे आने के लिए वो सब साथ में हो जा रही थी और फॉर्मिडेबली कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़ी हो जा रही थी, जिस तरह से आज सब बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हैं, है ना। डिफरेंट अलग अलग पार्टीज़ है, सब ने मिला के इंडिया गठबंधन बनाया और ये बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी है, सिमिलरली जैसे कांग्रेस के अगेंस्ट पहले खड़े होते थे। तो जो एरा ऑफ कोलिशन है वो बेसिकली 1967 से स्टार्ट होता है, जब कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होने लगा और नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट सरकारें बनने लगी। फिर इमरजेंसी आता है 1975 से 1977 का। उसके बाद जो इलेक्शन होता है 1977 में, उसमें जनता पार्टी का कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। ये पहला नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। स्टेट लेवल पे 1957 और सेंट्रल लेवल पे 20 साल बाद 1977। बट इंडिया अल्टीमेटली सॉ द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि राजीव गांधी जी के बाद 1990 का समय आया, 1990 के बाद का, जब लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हमने किए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने किया। तो जो 1989 का जनरल इलेक्शन था, रिफॉर्म लाने से पहले 1989 का जनरल इलेक्शन था, इसमें एक नेशनल फ्रंट कोalition बनता है, जिसमें लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी बाहर से सपोर्ट करती हैं। तो ये 1990 के बाद वाला टाइम है जब नेशनल फ्रंट कोalition बनता है, सेकंड कोalition बनता है 1970 के बाद। तो अब हम देखेंगे कि फिर से जो रीजनल पार्टीज हैं उनका राइज होने लगा और जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस है उसका उनका जो वर्चस्व कम होने लगा, जैसे कांग्रेस, इनका डिक्लाइन होने लगा, सीपीआई इनका डिक्लाइन होने लगा, है ना। तो इस वजह से काफ़ी कोलिशन गवर्नमेंट्स बाद में सेंटर में भी आने लगे। जैसे आप एक टाइम पे देखेंगे तो एक यूनाइटेड फ्रंट बना 1996 से 98, मात्र 2 साल सरकार चली। फिर एनडीए का गवर्नमेंट बना बीजेपी का 1998 से 2004, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सलीके से, और जो कोलिशन पॉलिटिक्स होती है उसका असली प्रिंसिपल को फॉलो करना है किया गया था 1998 से 2004 के टाइम पे। फिर 2004-5 के बाद अगर आज के टाइम पे हम लोग देखेंगे तो उसके बाद 2 सरकारें जो बनी 2004 के बाद, एक 2004 में बनी, एक 2009 में बनी। दोनों पॉलिटिक्स जो थी वो यूपीए गवर्नमेंट द्वारा थी, और यूपीए गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस लेड कोलिशन था, बिकॉज अब ये एक ऐसा टाइम आ गया था जब लोग जो है वो एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दे रहे थे, वो छोटी छोटी पार्टीज़ को अपने इंटरेस्ट के आधार पर चुन के भेज रही थी। तो मजबूरी बस उन सारी पार्टीज़ को एक साथ होकर सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनानी पड़ रही थी। अब इसका रीज़न क्या था इमरजेंस का, अब इसको यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं चाहो तो, कि 2024 को भी मान सकते हैं कि जो कोलिशन एरा रीअकरेंस या रिटर्न बैक, ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं ना, तो एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इसको। अब कोलिशन पॉलिटिक्स के इमर्ज होने का रीज़न क्या था? रीज़न सबसे बड़ा था कि रीजनलिज्म हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रो हो रही थी। जैसे
राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू है, इनको बिहार में ज़्यादा वोट मिलती थे बजाय बीजेपी और कांग्रेस के। रीज़न क्या? तो आरजेडी एक सर्टेन कास्ट को टारगेट करती थी, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करती थी। सिमिलरली जेडीयू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टेन कास्ट को टारगेट कर रही हैं। तो इन सारे लोग जो हैं ये अपना अपना गुट बना लेते थे और गुट बना के अपनी पार्टीज़ को वोट देते थे ताकि उनके इंटरेस्ट को ये साध सकें। और बिहार में भी यही हुआ और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि वोट जो है बंटने लगा, क्योंकि इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, सोशियो कल्चरल लैंडस्केप इसका बहुत वास्ट है। उसके कारण क्या हुआ कि स्टेट वाइज, कम्युनिटी वाइज, लिंग्विस्टिक वाइज भी पार्टीज़ उभर के आने लगी। इन पार्टीज़ का जो फोकस था वो रीजनल इश्यूज़ पे था और वैसी इश्यूज़ पे था जहाँ पे नेशनल पार्टीज़ ज़्यादातर छोड़ देंगे, अरे नहीं करना है उसमें, है ना। तो इसमें एग्जांपल में दिया जा सकता है कि जैसे डीएमके है तमिलनाडु का, शिवसेना है महाराष्ट्र का, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये सब ट्रेंड जो है ये हो रहा था कि रीजनलिज्म के कारण ये सब ग्रो हुए। फिर सिंगल पार्टी डोमिनेंस का एंड हुआ, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी टाइम से डोमिनेट किया। फिर 1967 में हम देखेंगे कि कोalition पॉलिटिक्स स्टेट लेवल पे चालू हो गया और 1980 के टाइम तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस जो है नेशनल लेवल पे बिल्कुल कम हो गया। अब एक पार्टी का डोमिनेंस कम होगा तो धीरे धीरे कोalition पॉलिटिक्स उभर के सामने आने लगेगा। फिर सोसाइटी जो है काफ़ी डाइवर्स है, यानी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो कोalition गवर्नमेंट्स इंश्योर दैट स्पेसिफिक लोकल इशू एड्रेस हो सकें। जैसे कश्मीर की ऑटोनॉमी, कश्मीर की आज़ादी के लिए वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ बनी थी जिसको नस्तिनाबूद कर दिया गया 2019 में 370 हटा के। तो उसके लिए कश्मीर के लोगों के लिए कुछ प्रलोभन दे के, है ना, कुछ प्रलोभन दे के, कुछ लोभ देके उनको एक अपने पाले में रखा जाता है ताकि उनको कंटिन्यूस वोट मिलता रहे और उनकी पार्टी का जो वर्चस्व है वो बना रहे। फिर इलेक्टोरल सिस्टम में देखोगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारे यहाँ। तो इस प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि अगर पांच पार्टीज़ हैं तो इस पांच पार्टीज़ को जितना भी वोट मिला, है ना, तो अगर ये सबसे ज़्यादा हैं, इनको मेजॉरिटी पार करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको इतना नंबर लाना है कि इनका नंबर बाकी से ज़्यादा हो। जैसे इनका नंबर बाकी से ज़्यादा होगा तो ये जीत जाएंगी। तो ये जैसे चुनाव जीतेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम लोग देख रहे हैं, अगर ये चुनाव जीत गए, ये चुनाव जीत गए, तो वो लोग किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, लोग कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। बाद में जब अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट चुन के आते हैं तो उनको सरकार जो है एक मिलजुली सरकार बनानी पड़ती है, एक सिंगल पार्टी की सरकार नहीं बनती। ठीक है। तो अगर चाहे कितनी पार्टी को ओवरऑल कितना भी वोट मिले, लेकिन वो वोट परसेंटेज आप सुनते होंगे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में वोट परसेंटेज जनरली कैलकुलेट किया जाता है। सीट जो दिखाते हैं वो फर्जी है। सीट कभी कोई भी सर्वे में, कोई भी एग्जिट पोल में कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो सीट कैलकुलेशन जो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, तो जनरली वोट परसेंटेज होता है। अब लेकिन ये वोट परसेंटेज कितनी सीट में बदलेगा यही मैटर करता है और यहीं पे वोट स्विंग होता है, यहीं पे इलेक्शन की हार जीत का फैसला होता है। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कोलिशन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल है इसको अराइज होने का। फिर सरकार का जो फेलियर है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, करप्शन बढ़ने लगे, है ना, गवर्नेंस इश्यूज़ होने लगा। ये एग्जांपल आप यूपीए 2 का याद कर सकते हैं, है ना। 2012-13 के टाइम पे याद करो कितने करप्शंस अराइज हुए थे, कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुई थी, वोटर के मन में डिससेटिस्फैक्शन हुआ था। फिर इमरजेंसी को याद करो 1975 वाला, आज ही के दिन, है ना, इमरजेंसी लगी थी। तो उस समय भी लोगों को काफ़ी गुस्सा था और अल्टीमेटली 1977 में जनता पार्टी का राइज हुआ था सेंट्रल में कोएलिशन पार्टी के तौर पे, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वोटर डिसल्यूजमेंट हो जाता है सरकारों से, तब जाके वो अलग पार्टीज़ को वोट करने की कोशिश करते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब पार्टीज़ क्या है, जनरली प्री इलेक्शन अलायंसेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वोट ना कटे। जैसे सपोज बीएसपी है, बीएसपी कहाँ, यूपी की पार्टी है, वहीं पे समाजवादी पार्टी है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो वोटर बेस है ना, अपना अपना वोटर बेस है, लेकिन एक कॉमन वोट बेस है जो दोनों शेयर करते हैं उसको। तो अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ टाई अप कर लेती है तो ये जो वोट बेस जो बटने वाला था वो कंप्लीट इनके खाते में चला जाएगा, ये कंप्लीट इनका बन जाएगा। तो क्या होगा, इनका वोट बेस बढ़ जाएगा, तो कोई भी पार्टीज़ इनके सपोर्ट को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती हैं। वहीं अगर क्या होगा कि जैसे बीजेपी है, इसी तरह की कोई एक और पार्टी आ गई तो क्या होगा कि वो पार्टी जो है बीजेपी को टक्कर देने लगेगी, क्योंकि बीजेपी के वोट बेस पे इसका अधिकार होने लगेगा। जैसे शिवसेना, बीजेपी टाइप ही पार्टी है आइडियोलॉजी वाइज, तो शिवसेना अगर आ गई तो बीजेपी को टक्कर देने लगती है महाराष्ट्र में,
है ना। तो अल्टीमेटली वहाँ पे बीजेपी को क्या करना पड़ रहा था, शिवसेना के साथ अलायंस बनाना पड़ रहा था, ताकि अपने जो डोमिनेंट पार्टीज़ हैं उनके वोट को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए। फिर इंडियन पॉलिटिक्स में कोalition पॉलिटिक्स कैसे उभर के आया, की फीचर कैसे बना, तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस का अंत होने लगा, है ना। फिर इलेक्टोरल सिस्टम और वोटर बिहेवियर में चेंज होने लगा, जैसे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम हमने पढ़ा कि सिर्फ फ्रेगमेंटेड मैंडेट होने लगा, मल्टी पार्टी कॉन्टेक्स्ट आने लगा, है ना। तो ये सिस्टम लेकिन रीजनल पार्टीज़ को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही थी, छोटी पार्टीज़ को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही थी, और अल्टीमेटली कोalition गवर्नमेंट बनाना नेसेसरी हो रहा था, ठीक है। फिर देखोगे कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका ग्रोथ हुआ, किसके कारण हुआ, ये सब हम लोग सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि कोalition पॉलिटिक्स होने के कारण ये सब हुआ। जब कोalition पॉलिटिक्स हुआ तभी तो जाके जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उनको वर्चस्व मिला, है ना, उनको उनका सीट मिला। तो इस वजह से बहुत सारी पार्टियां उभर के आई, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, एआईडीएमके, जेडीयू, आरजेडी, ये सब क्या है, ये सब वही रीजनल पार्टीज़ हैं जो उभर के आई आफ्टर कोalition पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट है उसके प्रिवेलेंस के बाद, है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि कोalition पॉलिटिक्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस बहुत सारी होती हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस होती है। अभी जैसे देखो, अगर इंडिया की सरकार बनती है ना, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो इसमें कांग्रेस को करीब 99 से 100 सीट है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो 37 सीट है। तो ये कहेगा कि ठीक है मेरा प्रधानमंत्री बना है, तो ये बोलेंगे मेरा होम मिनिस्टर होना चाहिए। अब ये होम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेंगे जिस पे प्राइम मिनिस्टर अग्री नहीं करेंगे। फिर इसी पार्टी में तीसरा कोई जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है वो बोलेंगे कि हमको सपोज एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो फैसला होगा उस पर समाजवादी पार्टी क्लेम करेगी कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। फिर कांग्रेस क्लेम करेगी कि हम इससे सहमत हैं। तो क्या होगा, एक पैरालिसिस की सिचुएशन आ गई। आप कॉमन मिनिमम गवर्नमेंट चला रहे हैं लेकिन आपका जो मुद्दा है वो बटा हुआ है, आप एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और ट्रेड ऑफ्स होते हैं। तो अगर कांग्रेस अपना कुछ पॉलिसी लेना चाहेगा बाहर, तो उस पर एग्री करेगा समाजवादी पार्टी को कि देखो आप अपना एक प्रॉमिस, आम आदमी पार्टी को आप अपना आधा प्रॉमिस, मतलब जितना देंगे, आप जितना प्रपोज करेंगे उसका आधा हम रेडी हैं आपको देने के लिए। आपका ये सब प्रोजेक्ट करेंगे अगर हमारे इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस, ये सब होने लगते हैं। फिर सरकार इंस्टेबिलिटी वाले भी देखो, न्यूज़ चैनल पर जितने यूट्यूब या पत्रकार हैं वो आजकल सरकार गिराने में ही दिन रात लगे रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जेडीयू हाथ खींच लेगा और चंद्रबाबू नायडू हाथ खींच लेगा। मोदी जी को पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, अमित शाह जी को पता भी नहीं है क्या चल रहा है, और यूट्यूब पत्रकार जो है सरकार गिरा रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंट जो थ्रेट है विड्रॉल का, ये होता रहेगा। फिर सरकार का जो फोकस रहता है वो शॉर्ट टर्म फोकस रहता है, वो लंबे समय के लिए लंबी चीज़ों के लिए फोकस नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म गेंस को फोकस करते हैं ताकि सारे पार्टनर्स को अपीज़ कर सके, सबको एक साथ बांध के रखना सके। सरकार चलाना मकसद होता है, ना कि गवर्नेंस करना। गॉट इट, मतलब सरकार को अस्थिर रखना मेन मकसद होता है, बजाय इसके कि गवर्नेंस को एफिशिएंटली चलाया जाए। फिर पावर फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर वीक लीडरशिप है तो उससे क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हैं उनको अलग अलग कोएलिशन पार्टनर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है ना। तो लीडरशिप स्ट्रांग नहीं हो पाती, किसी भी चीज़ में डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती। हमको पीओके लेना है तो पीओके लेने के लिए स्ट्रांग डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं उनका होल हार्टली सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, कैसा रहेगा। फिर करप्शन स्कैंडल बढ़ता है, पावर शेयरिंग डील होगी तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे और अल्टीमेटली करप्शन स्कैंडल होगा, इनएफिशिएंसी होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स किसी के नहीं सुनेंगे, ऑलरेडी किसी के नहीं सुनते हैं और ऐसा होने के बाद एकदम नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको फ़ायदा होने लगता है ना। क्योंकि एक डिसीजन होता है तो दूसरा उस पर अरंगा लगा देता है। इस तरह से फाइल जो है फाइल पे फाइल चलता रहता है और वही सिलसिला बढ़ता रहता है, कुछ काम नहीं होता है उससे। इससे गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी कैसे होती है, तो वही सपोर्ट विड्रॉल हो गया। जैसे एग्जांपल में देख लो कि यूपीए कैसे फेल हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गिर गई थी, जब एआईडीएमके ने अपना सपोर्ट हटा लिया था। करेंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स, पर्सनल एम्बिशन, इसकी वजह से जो सपोर्ट विड्रॉल है उसकी धमकी दी जाती है ना। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स, एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, स्कैंडल और करप्शन चार्जेस होते हैं, है ना। तो इंस्टेबिलिटी के कुछ एग्जांपल देख लो। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से देखा। अब ये एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये स्टैंडर्ड कंक्लूजन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है भारतीय पॉलिटिकल लैंडस्केप, इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक डिफाइनिंग फीचर बन गया है और ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल डायनामिक्स। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। कंट्रीज डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल डायनामिक्स, इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप, इंक्लूसिविटी, रिप्रेजेंटेशन, है ना, पॉलिसी पैरालिसिस, इंस्टेबिलिटी, पावर फ्रेगमेंटेशन, करप्शन, ये सब इस्तेमाल करना है। ये सब इस्तेमाल करने से मार्क्स आते हैं। इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। हर एक टॉपिक के लिए कीवर्ड्स होने चाहिए। वो कीवर्ड्स अगर आपके आंसर में मिलते हैं तो आपको 20+ तो श्योर रहेगा एक क्वेश्चन में। अब ओपोजिशन का रोल बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। आज का जो आर्टिकल है ये इसमें कह रहा है कि आफ्टर ए डिकेड ओपोजिशन इन द हाउस इज़ इन नंबर्स। ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम के बाद ओपोजिशन एक फॉर्मिडेबल फोर्स उभर के आया है। तो भारतीय पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में ओपोजिशन का क्या रोल होता है ना, इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि वो क्या इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को चलाने में हेल्प करता है, डाइवर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करता है, जिसमें हो सकता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ना दे पा रही हो, अब्यूज़ ऑफ पावर होने से बचाता है। फिर एक गवर्नमेंट इन वेटिंग रहती है कि अगर आपकी सरकार गिरी तो कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना, क्योंकि उससे डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इससे इंडियन पॉलिटी में ऑपोजिशन का बहुत अहम रोल है भारतीय जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करने में। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। ये ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के अंदर कौन सी रिवर्स जो है इंडिया के अंदर है? इंडिया पर रावी, ब्यास और सतलज, 3 रिवर्स का पूरा अधिकार है और पाकिस्तान का अधिकार इंडस, झेलम और चेनाब पे है। याद रखने के लिए याद रखना कि पाकिस्तान जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं वो, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो रिवर्स के नज़दीक रहते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो चेनाब है, झेलम है और इंडस है, ये तीनों जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। रावी, ब्यास और सतलज जो है वो इंडिया के अंदर है। एक आर्टिकल है प्रताप भानु मेहता जी का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में, है ना। तो अभी नीट एग्ज़ाम का काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ये मैंने ओवरव्यू प्रिपेयर किया इस आर्टिकल का। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नीट एग्ज़ाम का एक स्कैंडल है, स्कैंडल किसको बोलते हैं? जो एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, इवेंट, और बैक टू बैक इवेंट होते रहते हैं। कभी गुजरात में कुछ निकलता है, कभी एमपी में निकलता है, कभी बिहार में निकल रहा है और सरकार बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अ कोलोसल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम। अभी रिसेंटली एक इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स में करीब 70 पेपर जो है वो कैंसिल हुआ है। तो व्हाट दिस रिफ्लेक्ट्स दैट इंडिया की जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे रोटन होते जा रही है और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे स्टूडेंट्स पे, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे उन फ्यूचर जनरेशन्स पे। जब हम ये बात करते हैं कि 2030 तक हमारा डेमोग्राफी जो है वो पीक पे रहेगा, यानी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन पीक पे रहेगी, हमको अभी रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए था, हमको अभी और ज़्यादा नौकरियों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली 2030 से 40 का जो दौर रहेगा वही सिर्फ एक्स्ट्रा नौकरी देने वाला रहेगा। 40 के बाद हम लोग इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम खुद से नौकरी जनरेट करेंगे और यूथ भी इतने नहीं रहेंगे कि इतनी नौकरी की तलाश करेंगे। 2030 तक यूथ की जनसंख्या पीक पे पहुंचने वाली है। तो इस हिसाब से अभी चाहिए था कि सारी चीज़ों को यूथ के हिसाब से चलाया जाए, लेकिन सरकारों का क्या होता है कि पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, उनको सरकार बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पॉलिसी को तय करना। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं कि इसका स्केल और इम्पैक्ट काफ़ी लार्ज है। आप किसी एरिया में इसको नहीं निपटा के रख सकते। बिहार में ईओयू जब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो गुजरात में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बाद में सीबीआई भी उसको हैंडओवर लेती है केस को। तो ये काफ़ी लार्ज स्केल हो गया है और इसने काफ़ी मिलियंस, 23 लाख बच्चों को इम्पैक्ट किया है ना। फिर उसके कुछ इमीडिएट कंसर्न्स बताते हैं ऑथर कि मेन कंसर्न है कि रीटेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप रीटेस्ट करा रहे हैं, मात्र 1500 बच्चों का करा रहे हैं, बाकी जो बच्चे बच गए 22 लाख और समथिंग, उनका क्या आप ये श्योर कर सकते हैं कि इस 22 लाख बच्चे जो हैं इनका पेपर को कुछ नेगेटिव नहीं हुआ होगा, मतलब उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा लीक के कारण?
अब पुराना दौर तो है नहीं जो पटना में पेपर लीक हुआ तो बैलगाड़ी से चल के दिल्ली जाएगा। अब तो एक बार व्हाट्सएप पे डाल दिया तो सब जगह चला जाएगा, है ना। तो आप कैसे ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक जगह जहाँ पे लीकेज हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ है। और इस तरह का स्कैंडल जो है तो इंडिया की डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस पे ये बट्टा लगाने का काम करता है ना। अब देखो कि एग्ज़ाम और इलेक्शन ये दोनों फंडामेंटल होता है किसी भी चीज़ की प्रोसीजरल लेजिटिमेसी को प्रूव करने का, और इन दोनों चीज़ को पावर और मनी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट बताया इन्होंने एग्ज़ाम और डेमोक्रेसी को रिलेट करके कि डेमोक्रेसी भी तभी सक्सेसफुल होगी या किसी भी कोई कोर्स तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका एग्ज़ाम सक्सेसफुल होगा। उसी तरह डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होगी जब किसी कंट्री में कोई इलेक्शन हो रहा है और वो इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट हो, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो एग्जामिनेशन सिस्टम ज़रूरी है सामाजिक मोबिलिटी के लिए, दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सोशल मोबिलिटी, फेयरनेस के लिए। और मेरिटोक्रेसी को अगर आपको बढ़ाना है, मेरिट बेस्ड सिस्टम लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंपटीशन में फेयर प्ले रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है कि कुछ प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, सिर्फ वही आईआईटी जेईई और यूपीएससी को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का पेपर आता है इनका, है ना, जिस तरह का पेपर आता है और जिस तरह की इनके डिमांड होती है इनके क्वेश्चंस की, वो बिना कोचिंग के, बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के नहीं हो सकती। और जो अनप्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो वो कैपेबिलिटी रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन उनके पास प्रिपरेशन की उतनी क्षमता नहीं है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, वो कोचिंग नहीं ले पाएंगे या ठीक ढंग से रह के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पीयर स्टडी नहीं हो पाएगा, तो क्वालिफाई होने में दिक्कत हो जाता है। तो क्या होता है कि वो बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से, है ना। तो आप एक अलग जोन बना देते हैं उन लोगों का जो कंटिन्यूस आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, है ना। तो क्या होता है, अगर आप रेगुलर एजुकेशन सही से करवाएंगे तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री तब भी रेलिवेंट हो जाता है जब कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन कट थ्रोट होता है, लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। अगर तुमको बीपीएससी के बारे में जानना है तब हम इसको कैटर करेंगे, हमारे पास यूपीएससी के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोचिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से जो किसी भी एग्ज़ाम में स्टेक जो है काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। फिर सेंट्रलाइजेशन इशूज़ है, हर एक एग्ज़ाम को आप चाह रहे हैं कि नीट और सीयूटी को जैसे हर एक एग्ज़ाम को आप एनटीए द्वारा ही कंडक्ट कराएंगे। तो जब ऐसा हो गया तो इससे क्या होगा कि स्टेट बोर्ड की रिलायबिलिटी पे असर पड़ेगा और स्टेट बोर्ड पे भरोसा लोगों का कम होता जाएगा। फिर सिस्टमेटिक फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि एग्ज़ाम पे इतना ऑब्सेशन हो जाता है कि एक प्रोसीजरल जस्टिस नहीं मिल पाता और लोग सोशल मोबिलिटी के लिए एग्ज़ामिनेशन को ही अपना एक बेस बनाने लगते हैं और बिजनेस या बाकी और कुछ एम्प्लॉयमेंट में उतना देख नहीं पाते, ठीक है। तो इतना उन्होंने कहा। अभी करेंटली जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के क्या क्या लूप होल्स हैं इस आर्टिकल से निकाले जा सकते हैं। एस.वाई. कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने 1 इलेक्शन 1 फेज़ की बात कही है। अभी जो 7 फेज़ में इलेक्शन हुआ था ये काफ़ी हीट वेव से काफ़ी लोगों की मौत हुई, चाहे सिक्योरिटी पर्सनल्स हो, इलेक्शन जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना। ये कहते हैं कि अब इलेक्शन कराओ तो 1 फेज़ में कराओ। इनका काफ़ी मुखर होके इलेक्शन के जितने इशूज़ हैं उस पर आते हैं, और तो इनका आर्टिकल वर्थ रीडिंग है, या पढ़ सकते हैं। हमारे एकेडमिक पॉइंट से व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं कि नेविगेटिंग ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी जो नया गवर्नमेंट बना है इसका फॉरेन पॉलिसी टास्क क्या होगा, इकोनॉमी को पॉलिटी से मिक्सअप करना, इकोनॉमी और पॉलिटी को एक साथ बूस्टअप करना। तो किस तरह से कर पाएगा जब इंटरनेशनल जो इंडिया की आउटलुक है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें उसका इकोनॉमिक विज़न कैसा होना चाहिए। तो इसमें इस आर्टिकल का सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, इसको पढ़ लेना, है ना। अब देखो एक प्रीलिम्स रिलेटेड एक न्यूज़ है, श्रीनगर गेट्स टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, है ना। तो इससे पहले वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में जानना है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन देता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देता है। इससे पहले कौन कौन सी सिटीज़ को मिला हुआ है, जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर। 3 सिटी को पहले से मिला हुआ है, जयपुर, मल्लापुरम, मैसूर को मिला हुआ है।
अब श्रीनगर भी इसी कैटेगरी में आ गया, इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में चौथी सिटी बन गई है श्रीनगर। एक आर्टिकल है व्हाट इज़ एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस। ये एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। क्या है इसको भी पढ़ लेना, उतना इसेंशियल नहीं है हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे प्रीलिम्स में कुछ सवाल बन सकते हैं, बस एक इशारा वाला सवाल होता है ना कि एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस इज़ रिलेटेड टू, या फिर रिसेंटली एनिमी को लेके एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, वो क्या क्या है, तो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।